जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल एग्जाम फतेह में। साथियों, आज के इस ताबड़तोड़ क्लास में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे पूरी सामान्य ज्ञान के, यानी कि सामान्य ज्ञान में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जहां जहां से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, उन सभी टॉपिक्स को देखेंगे साथियों, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। मैं कहूंगा कि अगर आप अपने एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं और बहुत आसानी से क्रैक करना चाहते हैं और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर बात करें साथियों, वो क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा जो एग्जाम में आएंगे, और उनसे संबंधित जितनी जानकारी मैं आपको बताऊं उनको याद कर लेना, उनको तैयार कर लेना। एग्जाम आपका पास होना साथियों तय हो जाएगा। तो क्लास यहां पर साथियों आपके लिए शुरू हो चुकी है। पहला सवाल भी आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि भारत के प्रथम वायसराय साथियों कौन थे, मुझे बताइए। तो भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। तो ये बात तो आपको मालूम हो गई कि भारत के पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। लेकिन अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि जब 1857 की क्रांति हुई थी, कौन सी क्रांति हुई थी? 1857 की क्रांति हुई थी, उस समय कौन वायसराय थे? तो उस समय भी साथियों लॉर्ड कैनिंग ही वायसराय थे। लेकिन उसके अलावा अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जब भारतीय दंड संहिता, क्या साथियों यहां पर अगर बात करें, बहुत ध्यान से देखिए, इन सभी चुनिंदा फैक्ट को देखिएगा। भारतीय दंड संहिता की जब हम बात करते हैं, इसका निर्माण जो किया गया था 1860 वाली, यानी कि भारतीय दंड संहिता 1860 का निर्माण जो किया गया था वो किसके समय में किया गया था? लॉर्ड कैनिंग के समय में किया जाता। इतनी जानकारी आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए, सार्क का साथियों मुख्यालय कहां पर है? तो सार्क का मुख्यालय कहां पर है? नेपाल में है। नेपाल नहीं है तो नेपाल की राजधानी काठमांडू है। तो नेपाल की राजधानी काठमांडू में ही साथियों सार्क का मुख्यालय है। पहला पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके अलावा आपसे अगर पूछ लिया जाए साथियों कि आसियान का मुख्यालय कहां पर है, क्या पूछ लिया जाए कि आसियान का मुख्यालय कहां पर है साथियों? तो आसियान का मुख्यालय जाकार्ता में है। उसके अलावा आपसे क्या पूछा जाता है साथियों? नाटो का मुख्यालय बहुत आपसे पूछा जाता है। तो नाटो का मुख्यालय कहां पर है? बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स की अगर बात करते हैं साथियों, तो यहां पर आप लोग ध्यान रखेंगे, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में ही नाटो का मुख्यालय है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान साथियों कौन सा है, आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था, तो आपको क्या बताना है? आपको बताना है हैली नेशनल पार्क। क्या नाम है साथियों इसका? इसका नाम है हैली नेशनल पार्क। ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था, ये भारत का पहला नेशनल पार्क था। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हैली नेशनल पार्क की स्थापना कब की गई, यानी कि भारत के पहले नेशनल पार्क की स्थापना कब की गई, तो 1936 में इसकी स्थापना की गई। फिर बीच में क्या हुआ? हैली नेशनल पार्क से इसका नाम बदलकर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया, यानी कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया। तो अगर आपसे अब पूछता है कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो आप बताएंगे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। इतनी जानकारी आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये किस राज्य में है साथियों? तो ये उत्तराखंड में है। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से साथियों जितनी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है मैं आपको सब बताऊंगा। अब यहां पर साथियों मंदिर है, यहां पर उनके स्थान है। अब यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, जैसे कि काली घाट मंदिर कहां पर है, तो मैं कहूंगा ये तो पश्चिम बंगाल में मंदिर है। तो यहां से एक सवाल बनेगा। आपसे पूछा जाएगा गोमतेश्वर मंदिर कहां पर है, तो मैं कहूंगा कर्नाटक में है, यहां से बन सकता है। बृहदेश्वर मंदिर साथियों कहां पर है, तो ये तमिलनाडु में है। लेकिन अक्षरधाम मंदिर मैं कहूंगा महाराष्ट्र में नहीं है। ये कहां पर है? ये तो साथियों दिल्ली में है। क्या ये मंदिर कहां पर है? ये मंदिर दिल्ली में है। इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। कह रहे हैं कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर ए वाला सुमेलित नहीं है। आटाकामा मरुस्थल साथियों कहां पर है? तो आपसे अगर सवाल ये पूछा जाए तो आटाकामा मरुस्थल दक्षिण अमेरिका में। कहां पर है साथियों? दक्षिण अमेरिका में है। लेकिन एक सवाल और आपसे पूछा जा सकता है। आपसे अगर पूछ लिया जाए कि दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है, क्या अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है, तो आपको पता क्या बताना है? आपको आटाकामा मरुस्थल ही बताना है। तो दो सवाल यहां पर आपके तैयार होते हैं। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है कि भारत की पहली संपूर्ण जनगणना कब की गई थी, मुझे बताइए। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की पहली जो संपूर्ण जनगणना थी ना, वो किसके कार्यकाल में की गई थी, तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में की गई थी। किसके कार्यकाल में साथियों? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में की गई थी। अगर पूछा जाए कब की गई थी, तो आप लोग ध्यान रखेंगे 1881 में की गई थी। लेकिन एक सवाल आपसे जो पूछा जाता है ना, वो ये पूछा जाता है, जैसे कि मान लीजिए यहां पर अगर संपूर्ण शब्द को मैं कट कर दूं और आपसे पूछूं मैं कि भारत की पहली जनगणना कब की गई थी, तो साथियों 1800 कब की गई थी? 1872 में की गई थी पहली जनगणना। और किसके कार्यकाल में की गई थी साथियों? तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में की गई थी। ये दो इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे।
पहली संपूर्ण जनगणना लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में 1881 में, और पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में नरम दल और गरम दल के बीच समझौता हुआ था? देखिए, दो सवाल आपसे पूछे जाते हैं। एक तो आपसे पूछा जाएगा कि कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में नरम दल और गरम दल के बीच समझौता हुआ था, तो आपको बता देना है कि भाई साहब कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में, जो अधिवेशन कब हुआ था 1916 में जो अधिवेशन हुआ था, इसी अधिवेशन में नरम दल और गरम दल के बीच समझौता हुआ था। लेकिन एक सवाल आपसे पूछा जाएगा कि नरम दल और गरम दल के बीच साथियों विभाजन कब हुआ था? क्या अगर आपसे पूछा जाए तो विभाजन अगर आपसे पूछा जाए तो 1907 में हुआ था। क्या 1907 में हुआ था? यह भी आपको साथियों मालूम होना चाहिए। चलिए अगर बात करते हैं साथियों लखनऊ अधिवेशन को, तो लखनऊ अधिवेशन को हिंदू मुस्लिम समझौता कहा जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हिंदू मुस्लिम समझौता, क्या हिंदू मुस्लिम समझौता साथियों किसको कहा जाता है? तो लखनऊ अधिवेशन को ही कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि उत्तर प्रदेश को कुल कितने संभागों में विभाजित किया गया है? देखिए, संभाग आ जाए या पूछ लिया जाए उत्तर प्रदेश को कितने मंडल में विभाजित किया गया है, या पूछ लिया जाए उत्तर प्रदेश को कितने सब मंडलों में विभाजित किया गया है, तो मैं कहूंगा कि आंसर आपका 18 होगा। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणुओं की वजह से नहीं होता? देखिए, जीवाणुओं को क्या कहा जाता है? जीवाणु को बैक्टीरिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बैक्टीरिया कहा जाता है। यानी कि कौन सा रोग बैक्टीरिया की वजह से साथियों नहीं होता है, मुझे बताइए। तो मैं कहूंगा चेचक जो रोग होता है यह बैक्टीरिया की वजह से नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यह विषाणु की वजह से होता है। विषाणु को क्या कहा जाता है साथियों? विषाणु को वायरस कहा जाता है। तो मैं कहूंगा यह रोग वायरस की वजह से होता है। उसके अलावा काली खांसी, टाइफाइड, हैजा, ये सब साथियों जीवाणु की वजह से होते हैं। उसके बाद देखिए, तंबाकू शोध संस्थान ये कहां पर स्थित है, मुझे बताइए। तो तंबाकू शोध संस्थान कहां पर स्थित है? मैं कहूंगा ये तो साथियों आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहां पर साथियों? ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। लेकिन आंध्र प्रदेश के कहां पर? आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में स्थित है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए चावल अनुसंधान संस्थान कहां पर है, तो साथियों चावल अनुसंधान संस्थान कहां पर है? कटक में है। और कटक कहां पर है? कटक ओडिशा में है। तो ये पॉइंट आप लोग यहां पर याद रखेंगे, ठीक है ना। उसके अलावा अगर बात करते हैं साथियों केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहां पर? क्या अगर आपसे पूछ ले केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहां पर है, तो शिमला में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है। यह बात भी आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए। अब उसके बाद देखिए, भारत को कितने देशों की सीमा स्पर्श करते हैं, यानी कि भारत के कौन कौन से, ठीक है ना, देश साथियों एक तरीके से पड़ोसी देश है। देखिए, ये आपको मालूम होना चाहिए भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से। देखिए, एक तो नेपाल है, ये आप सभी जानते हैं। क्या? एक नेपाल, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, एक नेपाल है और एक साथियों पाकिस्तान है, ठीक है ना। नेपाल हो गया, पाकिस्तान हो गया, चीन हो गया। क्या साथियों? नेपाल हो गया, पाकिस्तान हो गया, चीन हो गया। उसके अलावा साथियों बांग्लादेश भी है। क्या? बांग्लादेश भी भारत का पड़ोसी देश है। और उसके अलावा साथियों म्यांमार और भूटान भी है। क्या? म्यांमार भी है, ये आपको मालूम होना चाहिए साथियों। और उसके अलावा भूटान भी है, ठीक है ना। और अफगानिस्तान है। तो कितने साथियों हो गए ये? 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 जो देश है ना वो भारत के पड़ोसी देश हैं। आंसर आपका जाएगा सी के साथ। नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर साथियों। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो रिक्वेस्ट करता हूं आपसे कि वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जो लोग भी चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, तो रेड कलर में आपको दिख रहा होगा सब्सक्राइब, तो साथियों सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइबर बन जाइए एग्जाम फतेह यूट्यूब चैनल के, क्योंकि ये चैनल साथियों आपकी सफलता में बहुत बड़ी एक अहम अपनी भूमिका निभाएगा, ठीक है ना। क्योंकि आपकी तैयारी उस हद तक मैं करवा दूंगा, ठीक है ना, उस मुकाम तक आपको पहुंचा दूंगा जिस मुकाम तक जाने पर ही सिलेक्शन होता है एसएससी जीडी में। तो साथियों पिछली बार भी एसएससी जीडी में पढ़ाया था, बहुत धुआंधार तरीके से सिलेक्शन दिए। इस बार साथियों उससे 10 गुना दूंगा सिलेक्शन, क्योंकि मेहनत में अपनी इस बार 10 गुना बढ़ा रहा हूं, ठीक है ना। तो दादा भाई नौरोजी को ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए कब चुना गया था? तो साथियों कब चुना गया था? 1892 में चुना गया था। राइट आंसर जिनका ऑप्शन नंबर ए है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना। चलिए अब उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। अगर सबसे छोटा महाद्वीप की अगर बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। क्या? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप साथियों विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, यह भी आपको मालूम होना चाहिए। भारतीय संविधान में दल बदल कानून कौन सी अनुसूची में दर्शाया गया है, बताइए। तो अगर बात करते हैं साथियों क्या 10वीं अनुसूची में दर्शाया गया? मैं कहूंगा बिल्कुल सही, 10वीं अनुसूची में ही दर्शाया गया। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है, बताइए।
तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार की अगर बात करते हैं, क्योंकि ये फिलीपींस के कभी को राष्ट्रपति हुआ करते थे रमन मैग्सेसे। उत्तर प्रदेश में लॉयन सफारी पार्क साथियों कहां पर स्थित है बताइए। तो उत्तर प्रदेश में लॉयन सफारी कहां पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में लॉयन सफारी कहां पर स्थित है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश के कहां पर साथियों? उत्तर प्रदेश के इटावा में ही लॉयन सफारी है, ये आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए। उसके अलावा साथियों आपसे पूछा जा सकता है नाइट सफारी पार्क कहां पर है। क्या साथियों, अगर आपसे पूछ लिया जाए नाइट सफारी पार्क कहां पर है तो आप क्या बताएंगे, मुझे बताइए। नाइट सफारी पार्क की अगर बात करते हो तो ये ग्रेटर नोएडा में। ये कहां पर है साथियों? ये ग्रेटर नोएडा में है। पहला पॉइंट ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। उसके अलावा मैं आपको बता देता हूं लॉन्ग लीड सफारी पार्क कहां पर है। क्या अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लॉन्ग लीड सफारी पार्क कहां पर है तो कहां पर है साथियों? इंग्लैंड में है क्या? मैं कहूंगा बिल्कुल सफारी पार्क। ये कहां पर है साथियों? ये इंग्लैंड में है। तो ये दूसरा पॉइंट आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। ये दूसरा पॉइंट भी आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं साथियों जो आपको मालूम होना चाहिए। चलिए उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि मौसम संबंधी घटनाएं वायुमंडल की किस परत में होती है। तो मान लीजिए साथियों ये क्या है? ये आपकी पृथ्वी है और ये पहली परत है। इस पहली परत को क्या कहा जाता है? इस पहली परत को साथियों शोभ मंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शोभ मंडल कहा जाता है। और इसी परत में ही क्या होती है? मौसम संबंधी घटनाएं। मौसम संबंधी घटनाएं जैसे कि आंधी हो गई, क्या हो गई? आंधी हो गई, तूफान हो गई, वर्षा हो गई। ये सब क्या है साथियों? ये सब मौसम संबंधी घटनाएं। तो ये पहली परत में तो आएंगी, आंधी, वर्षा, तूफान, ये सब इसी में ही आएंगी। तो मैं कहूंगा मौसम संबंधी घटनाएं वायुमंडल की किस परत में होती है? तो शोभ मंडल में होती है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर। यहां पर अगर साथियों बात करें कि अटल भूजल योजना हाल ही में सुर्खियों में रही, इसका शुभारंभ साथियों कब किया गया देखिए और मुझे बताइए। तो इसका शुभारंभ 25 दिसंबर 2019 को किया गया था। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए और मुझे बता दीजिए कि आपका राइट आंसर यहां पर किस ऑप्शन के साथ जाएगा। कह रहे कि भारत और चीन को कौन सी रेखा अलग करती है। तो भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है? तो मैं कहूंगा मैकमोहन रेखा है। लेकिन अगर साथियों बात करें रेडक्लिफ रेखा की तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए ये साथियों भारत और पाकिस्तान के बीच है। क्या इस रेखा की अगर बात करें ना तो ये साथियों भारत और पाकिस्तान के बीच है, आप लोग ध्यान रखेंगे। और डुरंड रेखा की अगर बात करें तो ये साथियों भारत और अफगानिस्तान के बीच है। क्या भारत और अफगानिस्तान के बीच है, आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके अलावा 70वीं समानांतर रेखा की अगर बात करें तो ये उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच स्थित है। ये भी आपको यहाँ पर मालूम होना चाहिए। अब उसके बाद देख लीजिए अगले नंबर का सवाल है, आपसे पूछा जा रहा है कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के तहत दिया गया था, बताइए। तो ये साथियों 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत दिया गया था। ये आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है, बताइए। तो यूरिया का रासायनिक सूत्र साथियों अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप किसका चयन करेंगे, मैं आपको बता देता हूं। देखिए NH2CO। तो मैं कहूंगा ऐसा कहां पर लिखा हुआ, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है आपके स्क्रीन पर, आपसे पूछा जा रहा है कि एकमात्र कांग्रेस की अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने साथियों, यानी कि जिसकी अध्यक्षता जो की थी वो गांधी जी ने की थी, तो ये अधिवेशन कब हुआ था? मैं कहूंगा ये अधिवेशन 1924 को हुआ था, ठीक है ना। कहां पर हुआ था? बेलगांव में हुआ था। यानी कि बेलगांव अधिवेशन एक ऐसा अधिवेशन था, एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी। आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए भारत में कुल सड़कों की लंबाई का कितना प्रतिशत राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे 1.7%। इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि भारत की पहली महिला लोकसभा की अध्यक्ष कौन थी, मुझे बताइए। यानी कि यहां पर आपका राइट आंसर साथियों किस ऑप्शन के साथ जाएगा, फटाफट आप लोग बता दीजिए। तो अगर आपका जवाब साथियों श्रीमती मीरा कुमार है तो मैं कहूंगा आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाता है। यानी कि भारत की पहली महिला लोकसभा की अध्यक्ष कौन थी? तो साथियों श्रीमती मीरा कुमार थी। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश में पहली वन नीति कब लाई गई? तो उत्तर प्रदेश में पहली वन नीति कब लाई गई? तो ये आपको मालूम होना चाहिए 1952 में लाई गई। कब लाई गई साथियों? 1952 में उत्तर प्रदेश में पहली वन नीति लाई गई। अब उसके बाद देखिए भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? तो देखिए नहरें, तालाब, कुएं या कुएं और नलकूप। तो मैं कहूंगा कुएं और नलकूप को मैं आंसर लगाऊंगा, क्योंकि सिंचाई का जो प्रमुख साधन है वो कुएं भी हैं और नलकूप तो है ही है। मध्याह्न भोजन योजना में पर्वतीय राज्यों में
केंद्र एवं राज्यों के बीच खर्चों का निर्वहन किस अनुपात में है? तो मैं कहूंगा 90:10 में है। उसके बाद देखिए पूरे उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना को कब शुरू किया गया? देखिए अगर ये पूछा जाता कि उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना कब शुरू की गई तो 1954 में, ठीक है। लेकिन अगर 1945 होगा, 1954 में। लेकिन अगर यहाँ पर पूरा वर्ड आ जाए कि पूरे उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना कब शुरू की गई तो 1958 आपको साथियों लगा देना है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शुरुआत किस समिति के सुझाव पर की गई? क्योंकि उत्तर प्रदेश में कुछ जगह पर चकबंदी योजना 1954 से ही शुरू होना स्टार्ट हो गई थी, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में चकबंदी जो योजना शुरू हुई है वो 1958 में हुई। अगला सवाल, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस समिति के सुझाव पर की गई थी? मुझे बताइए। चलिए, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर साथियों किस ऑप्शन के साथ जा सकता है, देखिए और बताइए। तो अगर आपका जवाब एम नरसिम्हन समिति है तो मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना नरसिम्हन समिति के सुझाव पर ही की गई थी। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी? तो भाई अमीर खुसरो साहब ने तो खड़ी बोली क्या खड़ी बोली के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी, ये आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए, ठीक है। चलिए, और अगर बात करें आपसे पूछा जाए कि तोता हिंद किसे कहा जाता है, क्या अगर आपसे पूछा जाए तोता हिंद किसे कहा जाता है तो आपको बताना है अमीर खुसरो बताना है, ठीक है। चलिए, कव्वाली का जनक, ठीक है, और खड़ी बोली में जो अग्रणी भूमिका निभाई वो किसने निभाई? तो साथियों अमीर खुसरो ने ही निभाई। तानसेन का मकबरा कहां पर है, मुझे बता दीजिए। तो तानसेन का मकबरा कहां पर है? ग्वालियर में ही तानसेन का मकबरा है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है 2011 की जनगणना स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना थी, बताइए। तो 2011 की जनगणना स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। कौन से नंबर की जनगणना थी साथियों? 7वीं नंबर की जनगणना थी, आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा राज्य जनसंख्या में प्रथम स्थान पर था? तो कौन सा प्रथम स्थान पर था साथियों? उत्तर प्रदेश ही प्रथम स्थान पर था, ये आप सभी लोग यहाँ पर याद रखेंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर। यहाँ पर अगर बात करें कि भारत में राष्ट्रीय स्तर पर वन नीति जो लाई गई वो कब लाई गई? तो राष्ट्रीय स्तर पर जो वन नीति लाई गई वो 1988 में लाई गई। कब लाई गई साथियों? वो 1988 में लाई गई। नेक्स्ट नंबर का सवाल है उत्तर प्रदेश में वन निगम की स्थापना कब की गई, बताइए। तो कब की गई आपको मालूम होना चाहिए साथियों, फटाफट आंसर आप लोग दे देंगे कब। तो आप लोग ध्यान रखिए 1900 यानी कि 25 नवंबर 1974 को ही उत्तर प्रदेश में वन निगम की स्थापना की गई। नलकूपों की संख्या सबसे ज्यादा किस राज्य में है, बताइए। तो अगर आपसे सवाल ये पूछ ले कि नलकूपों की संख्या सबसे ज्यादा कहां पर है तो उत्तर प्रदेश में ही सबसे ज्यादा है। उसके बाद देखिए राजस्थान नहर का नया नाम क्या है, बताइए। तो राजस्थान नहर का नया नाम साथियों इंदिरा गांधी नहर। क्या नया नाम है इसका? इंदिरा गांधी नहर है, आप सभी लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए नलकूपों की सर्वाधिक संख्या मैं आपको बता चुका हूं उत्तर प्रदेश में। उसके बाद देखिए ये भी मैं आपको बता चुका हूं, थोड़े से क्वेश्चन किसी वजह से साथियों रिपीट हो रहे हैं। चलिए, उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में कांग्रेस के पहले सत्र का आयोजन किया गया था, बताइए। तो व्योमेश चंद्र बनर्जी की अगर बात करते हैं साथियों, इन्हीं की अध्यक्षता में कांग्रेस के पहले सत्र का आयोजन किया गया था। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन इल्तुतमिश का प्रथम उत्तराधिकारी था? तो इनका नाम था रुकनुद्दीन फिरोज, और रुकनुद्दीन फिरोज ही इल्तुतमिश के प्रथम उत्तराधिकारी थे। उसके बाद देखिए गोलमेज यानी कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटिश भारत के इनमें से कौन वायसराय थे? देखिए 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, एक 1930 में, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में, तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में। ये तीनों गोलमेज सम्मेलन कहां पर हुए थे? तो ये तीनों गोलमेज सम्मेलन साथियों लंदन में हुए थे, आप लोग ध्यान रखेंगे। और दूसरे गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटिश भारत में इनमें कौन वायसराय थे? तो मैं कहूंगा लॉर्ड विलिंगटन थे, इसलिए राइट आंसर आपका जाएगा ए के साथ। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक यह भारतीय संविधान के किस भाग में दिया गया है, बताइए। तो ये साथियों भाग 4 में दिया गया है। क्या भाग 4 में दिया गया है, आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है कि भारत में विजय दिवस साथियों कब मनाया जाता है? तो भारत में विजय दिवस तो 16 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है साथियों? 16 दिसंबर को मनाया जाता है। गैलिना इनमें से किस धातु का अयस्क है, बताइए। तो गैलिना इनमें से किस धातु का अयस्क है? तो मैं कहूंगा शीशे का अयस्क है, राइट आंसर आपका बी के साथ जाएगा। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? तो साथियों कुल कितने सदस्य हैं? 100 आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए
गाजर निम्नलिखित पोषक तत्वों में से किससे संबद्ध है, यानी कि गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मैं कहूंगा कि विटामिन ए पाया जाता है गाजर में। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में से जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे, बताइए। तो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे साथियों, बाबा पार्श्वनाथ इनका नाम था, ठीक है, पार्श्वनाथ इनका नाम था और ये जैन धर्म के 23वें नंबर के तीर्थकर थे। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि तमाशा नृत्य किस प्रदेश का प्रसिद्ध नृत्य है, यानी कि तमाशा नृत्य कहां पर किया जाता है। तो मैं कहूंगा ये नृत्य साथियों महाराष्ट्र में किया जाता है। कहां पर, महाराष्ट्र में किया जाता है। चलिए अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि ब्राजील की राजधानी कहां पर है। तो ब्राजील की राजधानी तो साथियों ब्राजीलिया है। क्या है साथियों, ब्राजीलिया है। आप लोग ध्यान रखेंगे, राइट आंसर आपका बी। भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले संगीतकार का नाम क्या था, मुझे बताइए। तो भारत रत्न पाने वाले पहले संगीतकार कौन थे, एम.एस. सुब्बालक्ष्मी थे। ये भी आपको लोग ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भारत की भाषाओं से संबंधित है। तो मैं कहा जो 8वीं अनुसूची है, कौन सी अनुसूची, जो 8वीं अनुसूची है, इस अनुसूची का संबंध भारत की भाषाओं से है। अगला सवाल है कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान साथियों कहां पर स्थित है, बताइए। तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। कहां पर साथियों, मध्य प्रदेश में स्थित है। अगर आपसे पूछे साथियों बांधवगढ़, क्या बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, तो मध्य प्रदेश में, या कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, तो मध्य प्रदेश में, या पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, तो मध्य प्रदेश में। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व के मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है। तो कानपुर की अगर बात करते हैं साथियों, कानपुर को ही पूर्व के मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है। आप सभी लोग यहाँ पर क्या रखेंगे साथियों, याद रखेंगे। अभी बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए उसके बाद देखिए संसद के ऊपरी सदन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा सीटों के आवंटन से संबंधित कौन सी अनुसूची है। तो कौन सी अनुसूची है, मैं कहूंगा अनुसूची 5वीं है, यानी कि 5वीं अनुसूची ही एक ऐसी अनुसूची है जो संसद के ऊपरी सदन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा सीटों के आवंटन से संबंधित है। आंसर आपका बी के साथ। संपत्ति का अधिकार जो है ना, ये कैसा अधिकार है, ये मौलिक अधिकार है नहीं, ये साथियों विधिक अधिकार है। कैसा अधिकार है, एक विधिक अधिकार है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर और आपसे यहाँ पर साथियों पूछा जा रहा है, क्या आपका सही जवाब हो सकता है कि इनमें से कौन व्यक्ति रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। साथियों ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, देखिए और मुझे बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, सतीश कुमार इनका नाम है। इनका नाम क्या है साथियों, इनका नाम है सतीश कुमार। और सतीश कुमार का नाम आप लोग ध्यान रखेंगे। क्यों नाम ध्यान रखें, क्योंकि ये अभी हाल फिलहाल में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष के पद पर साथियों तैनात हुए हैं। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर, ऑप्शन तो है नहीं साथियों, जो मैंने लिखा है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये क्लास आपको साथियों कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताएंगे। उसके अलावा अगर बात करें साथियों, देखिए एसएससी एमटीएस की अगर बात करें तो अंतिम समय में आपके लिए 2 पीडीएफ तैयार की गई थी, आपको बताया गया था। एक तो 10 मॉडल पेपर आपको दिए जा रहे हैं साथियों, 10 मॉडल पेपर की पीडीएफ आपको दी जा रही है सॉल्यूशन के साथ। उसमें सब कुछ होगा, जीएस, जीके, इंग्लिश, करंट अफेयर, ठीक है, और साथियों रीजनिंग और मैथ। उसके अलावा साथियों करंट अफेयर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक करंट अफेयर में आप अच्छा स्कोर नहीं करेंगे तो जीएस में आपके मार्क्स ज्यादा नहीं हो पाएंगे। तो ये दोनों पीडीएफ आपको सिर्फ 45 रुपए में दी जा रही है। कैसे ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है व्हाट्सएप पर पीडीएफ प्राप्त करने का। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे, वहां पर आपको एक क्यूआर कोड दिया जाएगा। क्यूआर कोड पर 45 का पेमेंट करके आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। और उसके अलावा साथियों एसएससी एमटीएस की प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, तो उन वीडियोस को भी जरूर देखकर जाइएगा अपने एग्जाम को देने। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।